हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी की सीरीज में अगला टॉपिक हम लेकर के आए हैं और इस टॉपिक में मैंने आपको समझाया है कि जो इंसॉल्वेंसी एक्ट इन इंडिया जो लगता है तो वो कितने हैं और दोनों में क्या अंतर है, आप कौन सा एक्ट कहाँ पर लगाएंगे, उसके कौन कौन से रूल्स हैं, ये समझना इस वीडियो में हमें बहुत ज़रूरी था। तो हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सही तरीके से, जिससे सिर्फ इस वीडियो को देखते ही आप समझ जाओगे कि हमें कौन से एक्ट में क्या करना है। ओके, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि दोस्तों इन इंडिया दो एक्ट हैं। एक है हमारा कौन सा, पहला प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 कहते हैं। ये दोस्तों 3 जगह पर मात्र लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? एक तो आपके मुंबई में, दूसरा चेन्नई में और तीसरा कोलकाता में। ओके, मात्र 3 शहरों में ये लगेगा। ये प्रेसिडेंसी शहर हमारे कहलाते हैं। ओके, ये तीनों के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ दोस्तों, ये जो एक्ट लगाया था 1909 और 1920 में, इस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। ओके, द इंग्लिश जो थे वो हमारे यहाँ पर रूलिंग करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन जगहों पर लगाया जहाँ पर बिजनेस का जो स्कोप था बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। ओके, जैसे मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली तक इसमें नहीं आता था उस टाइम, लेकिन अब तो दिल्ली भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, यानी मद्रास को अब चेन्नई कहने लगे हैं, पहले इसका नाम मद्रास था। तो वहाँ पर जितने व्यापारी वर्ग थे उनके उत्थान करने के लिए, उनको हिम्मत बनाने के लिए, उनको साहस देने के लिए, करेज फिल करने के लिए ये जो एक्ट हैं वो लाए गए थे। तो ये प्रैक्टिकल था यहाँ पर, और प्रैक्टिकल में इनके लिए क्या हुआ कि कुछ सफलता लगी। तो आफ्टर 11 ईयर्स नया रूलिंग आ गया जो पूरे भारत में लगा दिया गया। और ये जो कानून था हमारा, जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे। उन चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, ये जो लगता है इन 3 जगहों को छोड़ करके ऑल इंडिया में लगता है। ओके, पूरे भारत में लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि 3 जगह पर हैं तो ये लगेगा, और प्रश्न में, क्वेश्चन में अगर जगह का नाम ही नहीं दिया हुआ हो तो समझ लो कि ये वाला एक्ट लगेगा, ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। ओके, अब दोनों एक्ट लगेंगे, ये तो हमारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से ही कि कौन सा एक्ट लगेगा कौन सा नहीं। लेकिन उन दोनों में हम लगाएंगे क्या क्या अंतर है दोनों में, तो आइए इसको अब समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये 3 जगह लगा, ये हर जगह पर लगेगा। दूसरी बात करते हैं, इसमें डिफाइन कैसे किया गया है, मोस्टली वो किया गया है क्रिएटर्स के लिए, यानी ये जो लगेंगे वो क्रिएटर्स के आधार पे ही लगेंगे। ओके, और क्रिएटर्स पे लगेंगे, और दूसरी तरफ क्या है, असेट्स हैं, उन पर लगेंगे। ओके, अब यहाँ पर समझना होगा कि क्रिएटर्स में पहले नंबर पर ये गवर्नमेंट का जितना भी पैसा होता है, ओके, गवर्नमेंट मनी, वो पूरी की पूरी यानी फुल कैसी होती है, प्रिफरेंशियल होती है, यानी सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट वाला पहले दे दिया जाता है इस कानून में। अब आप सोच रहे हैं इसमें नहीं दिया जाता है जी, इसमें भी फुल पेमेंट दिया जाता है। तो फुल प्रिफरेंशियल ऑफ गवर्नमेंट मनी, या जो भी ट्रांजैक्शन होंगे गवर्नमेंट के, वो दोनों में कैसे होते हैं, फुली प्रिफरेंशियल होते हैं। प्रिफरेंशियल का मतलब होता है जिनका सबसे पहले पेमेंट किया जाना है। ओके, तो ये प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स गवर्नमेंट वाले जो होते हैं उनको प्रायोरिटी के साथ में जो भी असेट्स होती हैं उनको बेच करके सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस, यहां पर भी लीगल एक्सपेंसेस या पेमेंट्स, दोनों में एक्सपेंसेस या पेमेंट्स। ये लीगल एक्सपेंसेस या पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वे जो कानून के अनुसार यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनका भुगतान होना चाहिए। यानी किसी भी सरकार का, यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका अगर किसी प्रकार का टैक्स बचा हुआ है, ओके, या जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो रहा है उस पर किसी प्रकार का ऐसा पैसा निकल रहा हो जो पेमेंट होना चाहिए, ओके, तो उसको
फुली रूप से यहाँ इसमें भी और इसमें भी दोनों में प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, दोनों में ये दो चीज़ें बिल्कुल एक सी, सरकारी पैसा दोनों में सबसे पहले दिया जाएगा और कानूनी पैसा ये भी दोनों में दिया जाएगा। तीसरा आता था हमारा, क्या आता था दोस्तों, तीसरे नंबर पे सैलरी ऑफ क्लर्क। ओके, सैलरी ऑफ क्लर्क थी तो यहां पर ये 300 रुपीज तक प्रिफरेंशियल थी। ओके, और अधिकतम कितने लोगों की, 4 लोगों की। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को 300 रुपए तक प्रिफरेंशियल के साथ में दिए जा सकते हैं और कितने लोगों को, मैक्सिमम 4 लोगों को। यही इस वाले एक्ट में, तीसरे वाले में ओनली कितनी कर दी गई, 20 रुपीज़ कर दी गई। यानी 300 को इन्होंने क्या काम किया, घटा करके 20 रुपए पर ले गए इसमें। यानी अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, अगर ये कानून लग रहा होगा, तो अगर क्लर्कों का वेतन है तो क्लर्कों को मात्र इसमें 20 रुपए दिए जाते हैं अधिकतम, और इसमें अधिकतम कितने रुपए, 300 रुपीज़ दिए जाते हैं। इसी तरह से चौथे नंबर पर वेजेस ऑफ लेबर, अगर वेजेस है किसी की तो अधिकतम कितने रुपए, इस वाले में 100 रुपीज़ और इस वाले में कितने रुपीज़, ओनली कितने, 20 रुपीज़। ओके, यानी यहाँ पर क्लर्क के बाद में जो मजदूरों की मजदूरी थी वो 300 रुपये तक मैक्सिमम प्रिफरेंशियल थी और यहाँ पर कितने, 20 रुपीज़। ओके, और वो भी एक टाइम पीरियड इसका सेट किया गया दोस्तों, और वो टाइम पीरियड जो था वो 4 माह के, ठीक है, 4 महीने का दिवालिया घोषित होने से पूर्व का पैसा होना चाहिए। पता चले इनका साल 2 साल पीछे का है तो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। और 5वें नंबर पे था, क्या था कि जो लैंडलॉर्ड का रेंट है, रेंट फॉर लैंडलॉर्ड, अगर जो बिजनेस चल रहा है जिसमें, तो उस व्यक्ति के लिए अगर पैसा उसका किराया बकाया है तो केवल 1 मंथ का यहाँ पर प्रेफरेंशियल होता, यानी 1 महीने का सबसे पहले पेमेंट किया जाता, बाकी सब अनसिक्योर्ड कर दिया जाता। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि ये इन पैसों को छोड़ करके जो पैसा बच रहा है, अगर बचेगा तो इन्हें मिलेगा, अन्यथा इनको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 5वें नंबर पे जो किराया था, जो रेंट था, वो कैसा, अनसिक्योर्ड पूरा कर दिया गया। अब आपने देखा कि क्या अंतर है इन दोनों रूल में, सरकारी पैसा दोनों में सबसे पहले देना है, लीगल पैसा दोनों में सबसे पहले देना है। सैलरी अगर बात आती है तो 4 महीने संबंधित, अधिकतम कितने, 300 रुपए और यहाँ पर कितने, 20 रुपए। अगर मजदूरी की बात करेंगे मजदूरों की, तो यहाँ अधिकतम कितने, 100 रुपए और यहाँ मात्र 20 रुपए। रेंट आप लैंडलॉर्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ 1 महीने का प्रीफरेंशियल है, किसमें, 1909 में, और जो यहाँ पर बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया, बोले अनसिक्योर्ड सब तुम्हारा, क्योंकि जिसके बिल्डिंग में ये बिजनेस चल रहा उस व्यक्ति को तो उसके कृत्यों का तो स्वयं पता चल रहा होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको अनसिक्योर्ड किया गया है। उम्मीद है कि ये लायबिलिटी के बारे में, देखो न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे थ्योरी समझानी हो रही, तो अगर थोड़ा बहुत कहीं से आपने पढ़ा होगा, किताबों को पलटा होगा, तो उनके तो समझ में 100% आ गया हो। जिन्होंने आज तक देखा ही नहीं होगा उनके समझ में थोड़ा थोड़ा जरूर आ रहा होगा। ओके, कुछ नहीं, इनकी अमाउंट रख लीजिए, यहीं से अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं असेट्स की। ये तो रहा लायबिलिटी, क्योंकि एक क्रेडिटर्स की ओर हो गई, यानी लेनदारों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, असेट्स में, यानी जो असेट्स का रियलाइजेशन होता है दोनों एक्ट में। देखो, कोई व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित हो रहा है तो उसकी सब संपत्तियां छीन ली जाएंगी, लेकिन इस वाले एक्ट में कितने, 300 रुपए की संपत्तियों को छोड़ दिया जाएगा। ओके, क्योंकि वो हमारी कहलाएंगी अनडिवाइडेबल असेट्स, हिंदी में इन्हें कहते हैं अविभाजनीय संपत्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है 6 मार्क्स में, ठीक है, 5 और 6 मार्क में बहुत पूछा जाता है। अनडिवाइडेबल असेट्स हमारी कौन कौन सी हैं। ओके, अनडिवाइडेबल असेट्स कौन कौन सी हैं। ओके, देखो समझिएगा, अधिकतम इनकी कीमत 300 रुपए होगी इस वाले एक्ट में। अब इन 300 रुपए में होगा क्या क्या भैया, सब क्लॉथ्स हो सकते हैं, सॉरी सब क्लॉथ्स नहीं, जो ये लोग डेली पहनने के कपड़े हैं, ठीक है, जो डेली पहनने के कपड़े हैं, कार्य करने के औजार हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ठीक है, तो फर्नीचर है डेली यूज़ वाला, खाना पकाने के बर्तन हैं, उन चीज़ों को सबको
300 रुपये तक छोड़ दिया जाएगा। अब आप आज के ज़माने में देखोगे दोस्तों, तो आज के ज़माने में तो 300 रुपये कुछ नहीं है। एक होटल पे जाते हैं तो वहाँ एक प्लेट का खर्चा आ जाता है, लेकिन आप पहुँचेंगे 1909 में। 1909 में 300 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़ीरो नहीं थी। जीवन यापन करने के लिए जो कपड़े हैं, कार्य करने के औजार हैं, वो लगभग में छोड़ दिए जाते थे, लेकिन कीमत अधिकतम कितनी थी? 300 रुपये की थी इस एक्ट में। ओके, असेट से संबंधित तो इतना सही रूल है इसमें, ये भी है, क्योंकि पूरी किताब जो इतनी मोटी बनी हुई है वो केवल देखने की है, अगर समझोगे तो बहुत ईजी है। ओके, आप समझते रहिएगा जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, इधर जब चलेंगे इस वाले एक्ट में, तो इसमें क्या था कि देखिए यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर छोड़ा गया था, तो इस 300 रुपये के बंधन को ख़त्म कर दिया गया। यानी 300 की जगह पे 3000 का भी हो सकता था और 30,000 का भी हो सकता था। यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ी गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रैक्टिकल था, सफल हुआ, आगे बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पर 300 रुपये की छोड़ने के बाद व्यक्ति को कुछ कठिनाई महसूस हुई है। उसने और भी समस्याएं मतलब जो थी उनको फेस किया, जैसे पत्नी का मंगलसूत्र, सुहाग के गहने और चूड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिन पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है, पति का अधिकार नहीं होता है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया? संशोधन करके मुक्त कर दिया गया। यानी पत्नी के सुहाग के गहने चाहे वो 1 करोड़ के क्यों ना हो, इस वाले एक्ट में उनको नहीं छीना जा सकता, उनको कोर्ट भी नहीं छीन सकता। पति तो छीनने की बात ही छोड़ दीजिए। ओके, यानी वो उस पर धन पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है दोस्तों? पत्नी का है। ओके, तो यहाँ पर सुहाग के गहने, बच्चों के खिलौने, मतलब ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े हैं और चारपाई है, कार्य करने के औजार हैं, यानी वही सारे आइटम जो यहाँ पर हैं, बस रुपए हटा दिए गए हैं, उनको भी यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर उन चीज़ों को शामिल कर लिया गया जो कुर्की से मुक्त हैं। कुर्की और मतलब हिंदी में पता नहीं यार क्या क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर वो समझेंगे कि जिनको न्यायालय अपने आप भी नहीं वसूल सकता है, उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया। ओके, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि असेट्स के डिवाइडेशन में कौन कौन सी चीज़ें थीं। बच्चों के खिलौने, उनके कपड़े, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो रहा उसके और उसकी पत्नी के कपड़े, पत्नी का मंगलसूत्र, स्त्री धन जो भी कुछ हो। ओके, जैसे पति के अलावा अगर मायके से उसके लिए कोई पैसा मिला हो, कोई गिफ्ट मिला हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कुर्की से मुक्त कर दी गई हैं। ठीक है, और इसके साथ में कार्य करने के औजार वगैरह उन सबको भी छोड़ दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा कि 1909 और 1920 के बारे में, एक लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। लायबिलिटी के बारे में 5 पॉइंट हैं और असेट्स के बारे में बस ये 2 पॉइंट हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो इस वाले एक्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दोस्तों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो आज बनाई है, इसके अलावा इन एक्ट का प्रयोग कहाँ करोगे, किस में करोगे? भाई 2 ही जगह तो प्रयोग हो सकता है, एक लायबिलिटी में, दूसरा असेट्स में। लायबिलिटी में 5 थे, असेट्स में ये 2 रूलिंग है। ठीक है, इसके अलावा अब सीधे न्यूमेरिकल की बारी चलेगी, क्योंकि पीछे की जितनी वीडियोस हैं बनी हुई आपने देख ली होंगी। मात्र 3-4 वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया है। कोई प्रॉब्लम हो, ऑफिस का नंबर पीछे और जो वीडियोस बने हो उसमें मैंने दे दिया है। चलिए इसमें भी दे देते हैं, 9719811101। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप इस पर अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके भेज सकते हैं। बीकॉम बीबीए दोनों के लिए वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल हैं, तो आप अगले हमारे साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट अगर आपने प्रोफार्मा ना देखा हो, जरूर देख लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, थ्योरी भी आ जाए अगर आप बना के आए, मार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी। यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं ये प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। 100% कम से कम 5-10% तो वैसे नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आशीर्वाद और प्यार, सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय।